पश्चिम बंगाल के जिन भी इलाकों में 10% से ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग हैं, वहां उर्दू को राज्य के द्वारा आधिकारिक जबान के तौर पर मान्यता दी जा रही है। एक ऐसा राज्य जिसका नाम ही बांग्ला भाषा के आधार पर है, जिसकी संस्कृति का केंद्र ही वो बांग्ला भाषा है, उसी राज्य में उसकी भाषा का कत्ल करके उर्दू के बीज बोए जा रहे हैं। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व डायरेक्टर पवित्रो सरकार के द्वारा अपने लिखे गए एक लेख में यहां तक कहा गया कि बांग्लादेश में बांग्ला भाषा भारत के पश्चिम बंगाल से अधिक सुरक्षित है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्यों बांग्ला अस्मिता का पश्चिम बंगाल में कत्ल किया जा रहा है और उसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी को 100% मुस्लिम वोट चाहिए। उसके लिए उन्हें मुसलमानों को खुश करना पड़ेगा। CSDS लोकनीति के डेटा के मुताबिक 2016 विधानसभा चुनावों में ममता को 50% मुस्लिम वोट मिले, 2019 लोकसभा में 70% और 2021 विधानसभा में 75%। और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और इस वोट बैंक को इस चुनाव में ममता बनर्जी को 100% पहुंचाना है, अन्यथा इस चुनाव में ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। और इसीलिए ममता हर वो चीज कर रही हैं जो इस वोट को उनसे जोड़कर रखे, और इसी कड़ी में उन्होंने अपने आखिरी बजट में एक ऐसा फैसला लिया जो हमने आपको पहला फैसला बताया उर्दू को लैंग्वेज बनाने का, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उस फैसले को जाने उससे पहले आपको इतिहास में थोड़ा सा चलना पड़ेगा। साल 2011 में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, तब राज्य का अल्पसंख्यक बजट 472 करोड़ था और आज 2026 के बजट में वो 5602 करोड़ है। ये 1111% की बढ़ोतरी है। और इस बजट से क्या किया जा रहा है? इस बजट का अधिकांश इस्तेमाल मुसलमानों के मदरसों और अन्य मजहबी संस्थानों को मजबूत करने, उनके क्लैरिक्स को फंड करने के लिए किया जा रहा है। इमाम और मुजीम को मासिक सैलरी दी जा रही है। जब ममता बनर्जी ने 2013 में यह फैसला लिया था, तब कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा इसे सेक्युलरिज्म के फंडामेंटल बेस के खिलाफ पाया था और इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद ममता बनर्जी ने कोर्ट के दबाव में आकर इसे सेक्युलर बनाया और हिंदू पुरोहितों को भी इस फैसले में शामिल किया, लेकिन मुस्लिम इमामों से उसकी सैलरी कम रखी गई। आज 16 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए 605 एक्सक्लूसिव हॉस्टल बन रहे हैं। 600 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम वाले मदरसे बनाए जा रहे हैं। 30 लाख तक के एजुकेशनल लोन दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है जिससे मौलवी मदरसा इकोसिस्टम को फंड किया जा सके, और इसके बदले में क्या उन्हें मिलेगा? उन्हें वोट मिलेगा। इस पैसे का इस्तेमाल एक जनरेशनल कार्डर खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। और हमने इससे पहले एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया है कि ममता और मुस्लिमों का गठजोड़ कितने खतरनाक ढंग से फंक्शन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप बेहतर ढंग से इस संबंध की ABC को समझ सकेंगे। खैर, आप इतना समझिए कि एक मंत्रालय जो मूल रूप से अल्पसंख्यकों के लिए बना था, ममता बनर्जी ने उसे मुस्लिम मंत्रालय बना दिया है। और मैं कहता हूं कि एक बार के लिए ठीक है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों पर खर्च कर दिया, सारी चीजें कर दी, लेकिन सवाल यह है कि उससे वो आबादी देश के ग्रोथ में, बंगाल के ग्रोथ में, अपनी ग्रोथ में क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान की सबसे पिछड़ी आबादी में से एक है। मुसलमानों की एक बड़ी संख्या गांवों में रहती है और पश्चिम बंगाल के गांवों की स्थिति कल्पनातीत ढंग से बुरी है। इस कवायद से एक ही चीज सकारात्मक होती है कि ममता बनर्जी को वोट मिल जाता है। जैसे जैसे बजट बढ़ता है वैसे वैसे उनका वोट परसेंटेज बढ़ता जाता है। CSDS वाला जो डेटा मैंने बताया। लेकिन देश के द्वारा जो टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है, वो क्या करता है? वो केवल मुसलमानों को उनका TFR रेट बढ़ाकर देश के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की लाइबिलिटी को बढ़ाने के अलावा कहीं और कुछ भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर नहीं आता। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने यह सब अपनी पॉलिटिक्स के लिए किया, सत्ता सुख के लिए किया, और गांधी के भारत की सियासत में से जायज मान भी लिया जाए, लेकिन उस स्टेट का क्या जिसका खून चूस कर उसे वापस कुछ नहीं किया जा रहा है? उसकी ग्रोथ के लिए जिस बजट की आवश्यकता है, सवाल यह है कि उसे कितना बढ़ाया जा रहा है? और जब मैं इसको बता रहा हूं, जब मैं इसको पढ़ रहा था, तो मेरा सर शर्म से झुक रहा था। यह कहानी एक परजीवी को लगातार मजबूत करने की कहानी नजर आती है, जिसमें उसका मूल, जिस मूल से वो ऊर्जा ले रहा है, वो खत्म होता हुआ रहता है।
वेस्ट बंगाल स्टेट जहां टीएमसी के नेतृत्व में 1111% का बजट ग्रोथ अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी मुस्लिम मंत्रालय को दे रहा है, उसी राज्य में इसी कालखंड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 97% का डिक्लाइन हुआ है। बंगाल स्टेट की इसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स का नतीजा है कि 6668 कंपनियों ने इस टाइम फ्रेम में राज्य को छोड़ना चुना है। इनमें से 110 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थीं। और ममता के मुस्लिम अपीजमेंट का बंगाल छोड़कर उन्हें योगी आदित्यनाथ के इंडस्ट्रियल अपीजमेंट, जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां आना चुना। बंगाल से जिन कंपनियों ने खुद को निकाला, उनके लिए पहले से इंडस्ट्रियल इंफ्रा वाले दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश सबसे मुफीद ऑप्शन बना, क्योंकि इस स्टेट ने अपने बजट को सही जगह पर खर्च करना चुना है। कभी यूपी और बंगाल लगभग हर पैमाने पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते थे। एक दशक में स्थिति यह है कि यूपी अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन करने की तरफ देख रहा है, तो पश्चिम बंगाल अपने माइनॉरिटी बजट को 1111% की बढ़त की रफ्तार से और ऊपर कैसे ले जाया जाए, इसकी तरफ देख रहा है। एक वक्त पर देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल का योगदान करीब 27% का रहता था, जो आज सिमटकर 3.5% रह गया है। इसी तरह राष्ट्रीय जीडीपी में आजादी के वक्त इस राज्य की हिस्सेदारी 10.5% रहती थी, आज वो 5.6% रह गई है। पश्चिम बंगाल में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लड़कों का ड्रॉप आउट रेट 23% है। 6482 स्कूल सिंगल टीचर्स के भरोसे चल रहे हैं। करीब 40% सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियों के ड्रॉप आउट के रेट की बात करना ही बेमानी हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिस बजट में ममता बनर्जी ने हजारों करोड़ रुपए इमाम और मदरसा के इकोसिस्टम को फंड करने के लिए खर्च किए, उस बजट में बंगाल की हालत सुधारने के लिए जो आवश्यक अवयव हैं, उन पर कितना खर्च किया गया? पश्चिम बंगाल राज्य ने उद्योग और वाणिज्य के लिए सिर्फ 1400 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, जो इस समय का सबसे बड़ा जॉब क्रिएटिंग मार्केट है, उसके लिए 217 करोड़ रुपए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़ रुपए लिए गए। और अगर आपको लगता है कि हमने ये वीडियो बना दी, आपने इसे खूब शेयर करके ममता बनर्जी तक भी पहुंचा दिया और उन्होंने पूरी वीडियो देख भी ली, तो वो किसी तरह की ग्लानि महसूस करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ममता को पता है कि नबन्ना के 14वें तल पर कैसे बैठना है, और उसके क्रम में विकास उनकी लिस्ट और प्रायोरिटी में बिल्कुल भी नहीं है। एक पब्लिक मीटिंग में ममता बनर्जी ने किस आंकड़े को फ्लॉन्ट किया था, उससे आप बहुत हद तक क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे, जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिसंबर 2025 में उन्होंने ये कहा था कि मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन्होंने माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में 4500 करोड़ रुपए का इंफ्रा डेवलपमेंट करवाया है। जिस दौर में भारत का हर नेता मुख्यमंत्री चाहता है कि जब वो बात करे तो उसमें आईटी पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, विदेशी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट के आंकड़े बता सकें, वहां ममता बनर्जी का ये कहना है कि उनका पसंद जो आ रहा है कि उन्होंने माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में 4500 करोड़ रुपए का इंफ्रा डेवलपमेंट करवाया है। और ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज पश्चिम बंगाल को किस तरह की चीजें रिटर्न करते हैं, आप मुर्शिदाबाद से लेकर के मालदा, कहीं जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सो कॉल्ड एरिया है, उसकी खबर आप सुन करके देख लीजिए। हर साल दंगे के अलावा वो पश्चिम बंगाल की इमेज में, पश्चिम बंगाल के स्टेटस में, पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी में और कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। और ममता बनर्जी के स्टेटमेंट से उनके राज में 21वीं सदी के एआई युग में कभी लंदन ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले वेस्ट बंगाल की स्टेट की आज की प्रायोरिटी देख करके बहुत चीजें आप समझ सकते हैं। जहां इंडस्ट्रीज को लेकर और बेहतर पॉलिसी लाई जानी थी, वहां बंगाल में टाटा के नैनो प्लांट को उखाड़ फेंकने से लेकर वसूली और अपराध के सिंडिकेट को और मजबूत करने की पॉलिसी पर काम किया गया। जहां पश्चिम बंगाल आज भी इतना ट्रेडिशनल है उसके पास इंफ्रा कि देश का सबसे बड़ा माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस का यानी एमएसएमई का सबसे बड़ा ओन करने वाला स्टेट है, वहां इन एमएसएमई को आउटपुट करने के लिए जो अपना आउटपुट दे सकें, जिस कैपिटल की आवश्यकता है, वही स्टेट नहीं दे पा रहा है। लेकिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अगर एक डेटा हम देखें, 2019 में आया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 52% एमएसएमई कुटीर उद्योग के फॉर्म में चल रहे हैं। 2 कामगार से भी कम की संख्या में ऑपरेट कर रहे हैं और उनका टोटल आउटपुट एक दिहाड़ी मजदूर के मिनिमम वेज से भी कम है। पश्चिम बंगाल एक क्राइसिस का शिकार है। पहले जैसे वाम दलों ने राजनीतिक हिंसा का शिकार बनाया, एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के जरिए बंगाल को बर्बाद किया, लगातार स्ट्राइक्स करी और सारी चीजें खराब की। ममता के हाथ में जब बंगाल आया, जब सत्ता उनके हाथ में मिली उनको, तो उन्होंने राजनीतिक हिंसा में एक और फैक्टर जोड़ा, मजहबी हिंसा। इन्वेस्टर्स को सिंडिकेट की वसूली का सामना करना पड़ा और रही सही कसर स्टेट की इंडस्ट्रीज को लेकर के पॉलिसी ने पूरी कर दी, जिसमें बजट ही नहीं दिया जाता है। हमने आपको बताया कि कैसे स्टेट का बजट डिस्ट्रीब्यूशन केवल वोट बैंक को अपीज करने के लिए किया जा रहा है। शिक्षा से लेकर अनुसंधान तक के सेक्टर्स पर किसी भी तरह की कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।
एक स्टेट जो भारत का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया ओन करता है, वन ऑफ द सबसे बड़ा, जिसके पास एक बड़ा वर्कफोर्स है, जिसके पास लैंड है, जिसके पास ट्रेडिशनल इंफ्रा भी था, अंग्रेजों के वक्त में सारा इंफ्रा इन्हीं के पास था, उसकी स्थिति ऐसी है कि यूपी जैसे लैंडलॉक स्टेट सो कॉल्ड, उससे लगभग हर पैमाने पर कई गुना पिछड़ा नजर आता है। क्यों? क्योंकि स्टेट का अप्रोच 360 उल्टा है। जहां यूपी लॉ एंड ऑर्डर को प्रायोरिटाइज कर रहा है, बेहतर कर रहा है, वहां वेस्ट बंगाल मुस्लिम अपीजमेंट में खुद को लॉलेस लैंड बनाने के लिए प्रायोरिटाइज कर रहा है। सोचने वाली बात है कि बंगाल का भविष्य क्या रहने वाला है। आरजीकर हॉस्पिटल का आपने केस सुना होगा, जिसके अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है और उसे मार दिया जाता है और पश्चिम बंगाल सरकार चुप रह जाती है। आप इंडस्ट्रियल जो लोग जाते हैं, जो वहां इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, उनके साथ वसूली की घटनाएं, अनगिनत खबरें आप देख सकते हैं। हर साल वहां पर रिलीजन के ग्राउंड पर किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अटैक करके पूरा माहौल खराब किया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप एवरेज निकालेंगे कि हिंदू और मुस्लिम का परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल में क्या है, तो आप देखेंगे कि मुस्लिम सिर्फ एक चीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, कि वो इमेज को खराब कर रहे हैं, वो एक स्टेट की इमेज को खराब कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए हजारों करोड़ का बजट ममता बनर्जी के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें ग्रोथ हजारों % की रेट से की जा रही है, और उसके बाद बैठ करके धमकी भी हिंदुओं को दी जाती है कि अगर हम नहीं रहे तो ये लोग तुमको खा जाएंगे। ये वेस्ट बंगाल स्टेट की आज की स्थिति है, और उसके बीच में हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि दो अगर आप तस्वीरें निकाल करके देखना चाहें कि एक बजट जो माइनॉरिटीज के लिए दिया जा रहा है, मुस्लिम्स के लिए दिया जा रहा है, और इंडस्ट्रीज के लिए जो दिया जा रहा है, एजुकेशन के लिए जो दिया जा रहा है, उसके बीच में कितना जमीन आसमान का अंतर है। इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का वर्तमान क्या है, पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या नजर आने वाला है अगर ममता बनर्जी अपनी कुर्सी पर कायम रह जाती है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।